नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर निधि शुक्ला अब्दुल कलाम आजाद विपरीत विज्ञान क्लब शहडोल से आज के लाइव कार्यक्रम में जुड़ रहे हर दर्शक साथी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा कार्यक्रम है मेरा परिवेश मेरे परिंदे, माय सराउंडिंग माय बर्ड्स। साथियों, मनुष्य ने इस धरती पर बहुत ही खूबसूरत और आश्चर्यजनक चीजें बनाई हैं, जिसे देखकर हम सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन यदि हम प्रकृति की बात करें, तो इतनी खूबसूरत सी रचना प्रकृति में दिखती है, जिसकी शायद कल्पना भी मनुष्य नहीं कर सकता। आज हम प्रकृति की इन अद्भुत रचना के बारे में जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि प्रकृति की इन खूबसूरत और अद्भुत रचना को कैसे सुरक्षित रखना है और हमारे लिए जीवन के लिए ये क्यों जरूरी है। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज के इस रोचक कार्यक्रम में हमारे साथ विज्ञान विप्लव क्लब की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ। ओम प्रकाश पाटीदार जी, जी नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सर। मैं ओम प्रकाश पाटीदार और शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय शाजापुर में शिक्षक हूँ। साथ ही विज्ञान क्लब के माध्यम से, विपनेट विज्ञान क्लब के माध्यम से बच्चों के बीच में विज्ञान के लोक व्यापीकरण के कार्य में लगे हुए हैं। प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप हम काफी हद तक सफल भी हुए। इसी के साथ मैं शैलेंद्र कसेरा जी को यहाँ निवेदन करती हूँ कि वे अपना परिचय हम सब दर्शकों को भी दें। नमस्ते, मैं शैलेंद्र कसेरा माँ बगलामुखी की नगरी नलखेड़ा से हूँ और कमला सागर अटल टिंकरिंग लैब में कार्यरत हूँ। साथ में इनोवेशन वर्कशॉप जो साइंस क्लब है, इसमें बच्चों को विज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए साथ में कार्य कर रहा हूँ। प्रकृति की इस अद्भुत रचना के बारे में मन में कौतूहल मचा रहे प्रश्नों के जवाब के लिए हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं हमारे विषय विशेषज्ञ, जिनसे हम सबका परिचय कराएंगे श्री ओम प्रकाश पाटीदार जी। जी, हम सब सौभाग्यशाली है कि आज हमारे बीच में ऐसे गेस्ट आए हुए हैं जो बिल्कुल प्रकृति के करीब, पंछियों के करीब रह कर के अपना सब कुछ पूरा समय उनको देते हैं। ऐसे हमारे आज के कार्यक्रम के विशेषज्ञ है श्री शेखर चंद्र जी। आप नमस्कार जी, आप व्यवसाय से या आपकी जो वर्तमान में जॉब है प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं, साथ ही आप बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी उसके मेंबर भी है और आपको फोटोग्राफी और खासकर वाइल्ड लाइफ और नेचुरल फोटोग्राफी का जुनून है। पिछले 27 साल से आपने बहुत ही अच्छे अच्छे शॉट्स लिए, आपकी एग्जीबिशन सभी स्तर पर लगाई गई है और आपके पर्यावरण संरक्षण के कार्यों के लिए विभिन्न स्तरों पर राज्य शासन या एनजीओ ने आपको समय समय पर सम्मानित किया है। हम सौभाग्यशाली है कि आज हमारे बच्चे, हमारे साथ जुड़ने वाले बच्चे आपसे इन खासकर पक्षियों के, क्योंकि पक्षियों में आपकी रुचि ज्यादा है, ऐसे अनछुए अनसुलझे तथ्यों को जानेंगे और आपके साथ में वार्तालाप करेंगे। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। ओम प्रकाश पाटीदार जी, लखनऊ से जुड़ रहे बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए। तो लखनऊ से जुड़ रहे मनीष, वो जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार हम सब अपना घर बनाते हैं बहुत मेहनत के साथ, बहुत सावधानी के साथ और उसमें एक लगन रहती है अपने घर के लिए, तो क्या पक्षी भी ऐसे ही लगन रखते हैं अपने घर के लिए? जी, पाटीदार सर। हाँ जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि मनुष्य अपना घर बड़ी लगन से बनाता है, तो निश्चित रूप से हमारी जिंदगी रोटी, कपड़ा और मकान तीनों के बीच में ही दौड़ती भागती रहती है। हम प्रयास करते हैं कि हम अच्छा मकान बनाएं, अच्छा हमें भोजन करने को मिले और अच्छे कपड़े मिले। उसी प्रकार पक्षी भी हमारी तरह वह भी एक प्राणी है और वो भी बड़े बड़े, जिनको देने की हम मिसाल दे सकते हैं, जिनको देखकर हम मैनेजमेंट की मिसाल दे सकते हैं। अभी मेरे पास एक ये घोंसला है जिसे हम बया का घोंसला कहते हैं। निश्चित रूप से इसकी बनावट देखें तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पैरामीटर से फिट किए हैं, बनाया गया है इसको।
एक एक तिनकों को कलेक्ट किया, उसमें बुना है। आप जहां भी किसी झाड़ी वाले वृक्ष की तरफ दें तो वहां पर बहुत सारे आपको अधूरे पूरे बने हुए घोंसले मिलेंगे। तो इसमें इनका भी इनका सोशल कमिटमेंट होता है कि जो मेल बया होता है वो अपना घोंसला बनाता है और फिर फीमेल बया उसको सेलेक्ट करती है। यदि वो अच्छा घोंसला है, उनके रहने के अनुकूल है, तो दोनों मिलकर अपना परिवार वहां पर आगे बढ़ाते हैं, दोनों मिलकर उस घोंसले को अच्छा बनाते हैं। साथ ही इसको देखें हम तो इसमें वाटर प्रूफ होता है, दूसरे दुश्मन इसमें अटैक नहीं कर सकते, मतलब कितना सारा मैनेजमेंट किया है। साथ ही एक और मेरे पास एक दर्जिन का एक घोंसला है, सूखा पत्ते है। इसमें केस ऐसे बारीकी से सिलाई की है उन्होंने जैसे कोई एक्सपर्ट करता हो। तो निश्चित रूप से उनके घर बनाने की कला और उसकी जो मेहनत है वो देखते ही बनती है, और इससे हम भी प्रेरणा लेते हैं। और साथ ही जो उनके घोंसले जो है वो हम हमारे अंदर रोचकता उत्पन्न करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास में है। धन्यवाद सर, आपने बहुत रोचक जानकारियां दी। इससे बच्चों को बहुत जी अच्छा जी लगेगा कि कितनी मुश्किल लगती है इन नन्ही नन्ही बर्ड्स को अपना घर बनाने में। जैसे हम अपनी मेहनत के साथ में अपना आशियाना तैयार करते हैं, ऐसे ही ये पक्षी जी भी अपना आशियाना बहुत मेहनत के साथ तैयार करते हैं। अब बच्चे कभी भी किसी पक्षी का घर नहीं तोड़ेंगे। इसी बिल्कुल। के साथ मैं सैलेम कसेरा सर आपसे अनुरोध करती हूँ कि हमारे विज्ञान क्लब टीम ग्रुप के द्वारा जो अभी तक विज्ञान को जन सामान्य में लोगों के मन में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए और बच्चों में नई लगन पैदा करने के लिए, विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए हमारे क्लब के मेंबर्स के द्वारा जो जो प्रयास किए गए हैं, प्लीज यहाँ दर्शकों को बताइए। दीदी जी, मैं बताना चाहूंगा, जो विज्ञान जो विषय है, देखा जाए तो हमारी पाठ्य पुस्तक का एक अनिवार्य विषय है। और इससे जो बच्चे रहते पर्यावरण विज्ञान से मतलब बचपन से ही जुड़ जाते हैं। पर सबसे बड़ी इसमें एक आश्चर्य की बात यह है कि जो कि विषय मतलब विज्ञान विषय जो कि प्रयोग के बिना अधूरा है, यह सिर्फ किताबों की दीवारों में कैद होकर रह चुका है। आजकल जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ एक किताब को एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट या एकेडमिक सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं जिसमें कोई प्रैक्टिकल्स नहीं होते। तो हमने इसके लिए प्रयास किया, क्यों ना विज्ञान को, ये जो साइंस है, लोगों को इसको किताबों की दीवार से बाहर निकल कर इससे अपनी डेली लाइफ से जोड़ा जाए कि विज्ञान तो हमारे चारों तरफ है। हम अपनी डेली एक्टिविटीज में कई तरह की जो साइंस के प्रिंसिपल का यूज करते रहते हैं। तो हमने क्रियाकलापों के थ्रू मतलब कई तरह की प्रतियोगिता के द्वारा जो नागरिकों को, बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया। साथ ही विज्ञान जैसे जो मनोरंजक विषय, जैसे बच्चों में जिसका डर पैदा हो जाता है, उस डर को दूर करके इसके प्रति जागरूकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने की कोशिश की। इसी प्रयास में हमने जो सबसे पहले सर्प संरक्षण पे एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जो कि नाग पंचमी पे किया गया था। इस प्रतियोगिता में हमने जो बच्चों में, नागरिकों में जो सांप के प्रति कई तरह के अंधविश्वास, भ्रांतियां, मिथक होते हैं, जैसे सांप दूध पीते हैं, इच्छाधारी सांप होते हैं, इन अंधविश्वासों को दूर करने की कोशिश की गई। इसके साथ अगली प्रतियोगिता हमारी की गई परमाणु ऊर्जा पे आधारित, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पे आधारित थी, जो कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को आयोजित की गई थी। जिसमें परमाणु ऊर्जा, जैसे लोग के बहुत सारे लोग डर जाते कि परमाणु ऊर्जा तो बहुत खतरनाक होती है, इससे तो नुकसान हो सकता है, इससे कैंसर हो सकते हैं। तो हमने उसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों को उस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। इसके साथ ही हमने जो बच्चे अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और घर पे वो बोर हो रहे, तो क्यों ना मतलब घर पे बच्चे अपने आसपास के संसाधनों का प्रयोग करके घर में ही प्रयोग करें। तो उसके लिए हमने मेरा घर मेरी प्रयोगशाला का आयोजन किया, जिसमें बच्चे घर पे ही घर के जो भी संसाधन है उनसे प्रैक्टिकल करके उसके वीडियो सेंड करके इस तरह से प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसके साथ ही जो बच्चों में, नागरिकों में जैव विविधता यानी कि जो बायोडायवर्सिटी होती है, इसके प्रति जागरूक करने के लिए और इनके संरक्षण के प्रयास करने के लिए जो तितली संरक्षण की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने घरों के आसपास जो उद्यानों में, पार्क में जाकर जो तितलियां होती हैं उनके फोटो हमको शेयर किए हैं और साथ में उनको जानने का प्रयास किया है। और साथ में ये जो हमारा प्रयास है यह अनवरत जारी है। तो दर्शकों, आप सबने देखा कि विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग गतिविधियां हम सब विज्ञान क्लब्स के मेंबर्स के द्वारा आप लोगों के लिए आयोजित की जाती हैं, और समय समय पर आप सबका भी इसमें बहुत सारा प्रयास, बहुत सारी पार्टिसिपेशन हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप भी करते हैं। हम सब आपको सर्टिफिकेट प्रदान करके सम्मान करते हैं।
अभी पाटीदार निधि मैडम सर। एक प्रश्न और बड़ा अच्छा प्रश्न मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के यवतमाल से उमा रानी गुड़िया पूछ रही है, वो जानना चाह रही है, कोयल के संबंध प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि हमारे एक्सपर्ट इस पर प्रकाश डालेंगे कि क्या कोयल अपने अंडों को कौवे के घोंसले में रख देती है, तो ऐसा क्यों? क्या यहाँ सही है या नहीं हाँ सिर्फ जी जी कहानी की बात है? थोड़ा चंदा सर से कि इस पर प्रकाश डालें, थोड़ा जी सा बच्चों को बताइए आप। जी। साइंटिफिकली ये सही नहीं है। ये जो पहले की बातें हैं वो चली आ रही हैं। इन दोनों पक्षी अपने अलग अलग घोंसला बनाते हैं। अगर कभी जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको हम कह सकते हैं कि अब ये कौवे का घोंसला और कोयल का घोंसला एक जैसे होने के कारण कभी कभी कोयल जो है उसके अंडे कौवे के घोंसले में दे सकती है और कौवा भी जो है अपने अंडे कोयल के घोंसले में दे सकता है। ये जस्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कोयल और उसमें, पर इंटेंशनली कभी भी ये काम नहीं करते हैं। कोयल यही कोशिश करेगी कि कोयल अपने घोंसले में ही अंडा दे। एक बात हम आपको बता देते हैं कि जो कोयल रहता है, जो मेल कोयल रहता है वो बिल्कुल काला होता है और फीमेल कोयल दिखने में बहुत अच्छा नहीं दिखता है। तो इसलिए उसमें फीमेल और मेल में आइडेंटिफाई होने के कारण कौवा भी कोयल को आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, जो मेल कोयल रहता है वो बिल्कुल काला होता है और कौवे से थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस रखता है, पर जो फीमेल ये कोयल रहती है वो ग्रे कलर की होती है और उसमें व्हाइट स्पॉट्स होते हैं। तो वो बिल्कुल ही एक अलग पक्षी दिखता है, वो उससे कौवे से कोई भी रिजेम्बलेंस नहीं होता है। तो फीमेल क्योंकि अपने घोंसले में ज्यादातर रहती है, जब भी घोंसला बनता है घोंसले में ज्यादातर समय रहती है, तो इसलिए कौवा उसको मिस इंटरप्रेट नहीं कर पाता है। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि कौवा कोयल इनके अंडे जो है वो अपने अपने घोंसले से वो रिप्लेस होते हैं, पर साइंटिफिकली ये सही नहीं बात है। ये सर एक और मेरा प्रति प्रश्न इस पे आ रहा है कि वास्तव में जी जी ये भ्रांतियां फैलाने में हमारा मीडिया भी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। हाँ आप यूट्यूब चैनल पे चले जाए, यहाँ तक कि पुस्तकों में जी भी नेस्ट पैरासाइट ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं और बहुत सारी पुस्तकों हाँ में ऐसा भी कहा है कि कोयल एक नेस्ट पैरासाइट होता है। उसके लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा इस समय, लेकिन हाँ यूट्यूब वीडियो पे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, कोयल ऐसा करती है, जी अपने जी अंडों को जी छुपा देती है। तो सर जी हम जी जी ऐसा जी क्या करें कि इन भ्रांतियों को बच्चों से तक पहुंचाए कि ये वास्तव में भ्रांतियां हैं? सर एक तो ये साइंटिफिक एटीट्यूड हमारा स्टूडेंट्स के प्रति बढ़ाना पड़ेगा। जो काम जी आप जी कर रहे हैं ये मतलब लिमिटेड प्लेस तक नहीं रहे, ये मतलब थोड़ा फैलाया जाए जैसा आप कर रहे हैं, है ना। क्योंकि जी क्या होता है, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो नहीं होने के कारण इस तरह की बात आती है। मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, है ना। जो बर्ड्स रहते हैं उसमें मेल बहुत खूबसूरत होता है और फीमेल उतना ही बदसूरत होता है। आपने कभी जी कोयल की फीमेल को आप कभी उसमें देखिएगा, आपके यूट्यूब या कोई भी उसमें गूगल में देखिएगा, कोयल का फीमेल आप मतलब आपने अभी तक देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, पर आप उसको देखिए, आप फिर उसके बाद आप उसका पूरा वो निकाल पाएंगे निष्कर्ष कि क्यों कोयल और जी कौवा जो है अपना अंडा कभी भी चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि कोयल ये कौवे की फीमेल तो नियर अबाउट सेम रहती है, पर कोयल की फीमेल बिल्कुल ही अलग रहती है। और वो नेस्टिंग के समय जब इनका घोंसला बनाया जाता है, वैसे दोनों के घोंसले में भी थोड़ा समय का अंतर रहता है। जनरली इनका समय का। मीटिंग जो होता है जी ये गर्मी में हो जाता है और गर्मी के तुरंत बाद ये घोंसला बना देते हैं। तो ये घोंसला इनको बरसात में भी प्रोटेक्ट करता है और ठंड आते आते इनके जो ऑफस्प्रिंग्स रहते हैं वो बड़े हो जाते जी बड़ा अच्छा हैं। जी आपने एक्सप्लेन किया है। वास्तव में इनके ब्रीडिंग टाइम में डिफरेंट होता है, अंडे जी की जी जी साइज में डिफरेंस होता है। हाँ, जी कलर सर। में भी डिफरेंट होता है। हाँ हाँ जी जी सर एक जी कमेंट बॉक्स पर एक प्रश्न और दिख रहा है कि अक्सर कहानियों में तोता मैना की बात की जाती है, तो ये दोनों ही हम्म। पक्षी अलग अलग प्रजाति के हैं, तो इसके पीछे क्या कोई साइंस छुपा है या क्या आधार है इसका? नहीं, साइंस तो मैं नहीं मानता हूँ, बिकॉज आई एम हैविंग अ साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई साइंस का वो है। पर ये जो पुरानी कहानी है बस वो कहानियां ही चली आ रही हैं, उसको मॉडिफाई और नहीं कर पाए हम। जैसी पुरानी कहानी, अब मैना आप लोगों ने देखा होगा, आज पहले रेलवे स्टेशन में गौरैया मिलती थी,
और उस गोरैया को रिप्लेस कर लिया है अब मैना ने। मैना का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि वो हर हैबिटेट में रह पाता है। आप इंडिया में कहीं कोई से भी जगह चले जाएंगे, आपको मैना मिल जाएगी। अलग अलग मैना है, कहीं पे जंगल मैना मिलेगी, कहीं पर कॉमन मैना मिलेगी। अपने मध्य प्रदेश में जो है कॉमन मैना बहुत मिलती है। अभी रेलवे स्टेशन में जाएंगे तो आपको मतलब हजारों की उसमें मैना मिल जाएगी। तो ये मतलब एक हैबिटेट जो चीज होती है, वो अपने हैबिट मतलब रहने का जो जगह है उसको वो अडेप्ट कर लेते, वो किसी भी उसमें अडेप्ट कर लेते। पर बाकी जो आप कह रहे हैं तोता का हैबिटेट टोटली अलग होता है, मैना का हैबिटेट टोटली अलग होता है। तोता जो है वो फ्रूट्स पे डिपेंडेंट होती है, मैना जो है वो कुछ भी खा सकती है। अपन अगर उनको अनाज दे देंगे अनाज खा लेगी, अगर कुछ रखा हुआ भोजन है वो भी खा लेगी, और वो फ्रूट्स वैसे बहुत कम खाती है। पर तोता जो है वो आपको हर तरह के फ्रूट्स और जो लिविंग फ्रूट्स है उसमें ही वो करता है, डिपेंड रहता है। सर एक प्रश्न आया है, हाँ बैतूल जिले से आया है कि प्रश्न ये है कि जो माइग्रेट बर्ड्स के बारे में, कि जैसे जी पहले के टाइम पे जैसे रंग बिरंगे पक्षी कई तरह के दिखाई देते थे, जो कि जो हाँ माइग्रेटरी या हाँ प्रवासी पक्षी होते हैं जो विदेश से आते थे, पर आजकल हाँ हाँ इनकी संख्या बहुत मतलब बहुत कम देखने को मिलती है, दिखाई नहीं देते। तो इसके पीछे क्या कारण है? सर बेसिक कारण ये है कि इनका हैबिटेट जो है हम छीनते जा रहे हैं। हम जो बिल्डिंगें बना रहे हैं, आपने देखा होगा कि अभी कई कई तालाबों के ऊपर जो है वो एक एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वही एग्रीकल्चरल लैंड को जो है उस पे कॉलोनीज बन जाती है। तो हम उनके हैबिटेट को छीन रहे हैं। ये पक्षियां हजारों किलोमीटर दूर से आती है, और इसलिए आती है हमारे प्रदेश में या हमारे देश में या हमारे शहर में, जिससे उनके ऑफस्प्रिंग्स को, क्योंकि इनके साथ में इनके छोटे बच्चे होते हैं, तो उसके साथ में ये इनका भोजन हो सके। और उनके प्रदेश में जहां से ये आते हैं, जैसे नॉर्थ चाइना से आते हैं, उसके बाद आपके बालूचिस्तान से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो उस ठंड से बचने के लिए ये लोग हमारे देश में आते हैं, जहाँ पे उस समय वैसे ठंड रहती है, पर वो ठंड उनके लिए कम होती है एज कम्पेयर टू जो उनके नॉर्थ चाइना और बालूचिस्तान और इस जगह पर जो ठंड रहती है, उससे बचने के लिए आते हैं और भोजन प्राप्त करने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ पे जो तालाबें हैं, उन तालाबों में इनका वो रहता है, वहां पर ये रुकते हैं और करीब 2 से 3 महीने रुकते हैं। और कभी कभी ये टाइम ये एक्सटेंड भी होता है। जैसे अभी माइग्रेशन शुरू हो गया है, कल ही मैंने यहाँ पर हमारे उज्जैन के तालाबों के पास में सैंड पाइपर्स देख लिए, उसके बाद डनमिल्स देखे, तो माइग्रेशन स्टार्ट हो गया है। उसके बाद ब्लैक रेड स्टार्ट आ गया है, तो माइग्रेशन स्टार्ट हुआ है। तो ये इतने समय तक, अब ये पक्षियां सब फरवरी में वापस जाएंगे, तो ये सर यहाँ एक पर अपने छोटे बिल्कुल सर आपने जी जी सर एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो प्रवासी पक्षी होते हैं ज्यादातर हम हाँ देखते हैं तो ये वी शेप में उड़ते हैं, तो इसका कोई साइंटिफिक हाँ रीजन है? जी जी बिल्कुल। इसमें जो है इनका लीडर सबसे आगे होता है, और हर बार ये अपने मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद ये लीडर चेंज करते रहते हैं। और वी शेप में क्या होता है, एक सिंगल लीडर होता है और बाकी दोनों तरफ जो है उनके वो साथ में चलते रहते हैं। जब उनका लीडर को ऐसा लगता है कि अब हमारा लीडर चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि लीडर को बहुत ज्यादा अटेंटिव होना पड़ता है, वो बहुत सारी चीजें इवन स्टार्स को देख के ये अपना पाथ फॉलो करते हैं ना। ये इसमें एस्ट्रोनॉमी का बहुत बड़ा योगदान है बर्ड्स माइग्रेशन में, क्योंकि ये जो स्टार्स होते हैं, आप देखेंगे ठंड के समय रात को सीरियस दिखता है बहुत अच्छी तरह से, है ना। उसके बाद आपका ओरियन कॉन्स्टेलेशन दिखता है। तो इन कॉन्स्टेलेशन, इन स्टार्स को भी देख के ये बर्ड्स जो है आगे बढ़ते हैं। तो जो वी शेप का पॉइंट होता है वो होता है उनका लीडर, और बाकी उनको फॉलो करते हैं। कुछ देर बाद जो लीडर को, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, तो वो जब उसका एनर्जी थोड़ा सा वो थक जाता है, तो वो अपने आप को धीरे से रिसीड कर लेता है और एक नया लीडर वहां पर आगे आ जाता है। उनके एनर्जी और उनका इंटेलिजेंस सेम होता है। बर्ड्स, they are very intelligent creatures that have been created by the god। पर वहां पर जब इतना डिस्टेंस चलना होता है, तो वो डिस्टेंस को वो कवर करने के लिए, क्योंकि अटेंटिव बहुत होते हैं, तो वो थोड़ा सा अपना प्लेसेस चेंज करते थे। हर बार थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के बाद ये अपने लीडर्स चेंज करते हैं। अच्छा इसलिए हमको वो वी सर शेप बहुत में अच्छी हमको जानकारी नजर आता आपने दी। है। जी 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 जिस प्रकार से हमारे घरों पर भी मेहमान आना कम हो गए, हो सकता है समय हम कम दे जी पा सर। रहे हैं,
तो निश्चित रूप से उसी हाँ। प्रकार हम ऐसी व्यवस्था या तो डिस्टर्ब कर रहे हैं या व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, तो प्रवासी हाँ। पक्षी भी आना हमारे यहाँ से जी। कम हो गए। सर, बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आ रहे हैं इसमें। बच्चे बिल्कुल। हमारे इस अभियान से जुड़कर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि हम किस प्रकार से स्कूली पढ़ाई के साथ साथ इन हाँ। पक्षी संरक्षण में किस प्रकार से अपनी भूमिका छोटे छोटे स्तर पर निभा सकते हैं, ऐसा बच्चे को जानना चाह रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हम एक लेजर के तौर पे ही वो कर सकते हैं, इसमें हम आगे भी बढ़ सकते हैं, है ना। और ऑर्निथोलॉजी जो एक सब्जेक्ट होता है उसमें हम आगे पढ़ाई कर सकते हैं। हम बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिक सोसाइटी से जुड़ के वहां पर जूनियर रिसर्च फेलो भी हो सकते हैं, जिससे कि हमको एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ साथ में हम जूनियर साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम हमारे शुरुआत हम एक शौकिया तौर पे करेंगे, पर हमारे हमको आगे जाके बहुत सारी इसके फायदे मिलेंगे। लाइक एट प्रेजेंट द स्टूडेंट्स शैल स्टार्ट विथ सिंपल बर्ड वॉचिंग। हम सिंपल एक बर्ड वॉचिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपके घर के आसपास कहीं तालाब है, आपके घर के आसपास कोई पार्क है, वहां पे आप थोड़ा सा अपना समय बिताइए, वहां पर देखिए कि किस तरह के पक्षी हैं। सिर्फ एक दिन नहीं, जैसे आज पहला संडे है, नेक्स्ट संडे को भी जाके देखिए कि सेम पक्षी है या पक्षी बदल गए हैं। हो सकता है कि आपको जब आप दूसरी बार जाएंगे आपको कुछ नए पक्षी मिलेंगे, उनको आप नोट करिए। उसके बाद एक ई बर्ड साइट है, उसमें आप बर्ड्स के डाटा कलेक्शन करके आप उसमें दे सकते हैं। तो वो जो डाटा कलेक्शन है वो वहां पर आपके ही नाम पर सेव होगा। इसी तरह से आप बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिक सोसाइटी में भी अपना डाटा कलेक्शन उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि आपके ही नाम से सेव हो सकता है। जहां तक स्टूडेंट्स का सवाल है, क्योंकि आजकल एजुकेशन का बहुत ज्यादा बर्डन है, तो वो जैसे शाम को थोड़ा सा अपना वक्त निकाले या खाली संडे को अपना वक्त निकाले, तो अपने आसपास की जो जगह है, खास करके इस ठंड के मौसम में, जो अपने आसपास में आपके थोड़े से छोटे छोटे से वेटलैंड्स है, इवन आप देखेंगे जो आपके घर के आसपास अगर कोई कुआं है, वहां पे भी बहुत इंटरेस्टिंग बर्ड्स मिलेंगे आपको। आप गर्मी में जाइए, जब उस कुएं का पानी करीब करीब खत्म हो चुका है, वहां पे आपको आउल्स बहुत मिलेंगे, क्योंकि उनको एक तो वो नॉकटर्नल होते हैं और वो मांसाहारी होते हैं, उनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो गर्मी में वो बाहर रह नहीं सकते, इसलिए वो हर कुएं में या किसी भी खंडहर में मिलते हैं। लोग हर समय कहते हैं कि खंडहर में क्यों उल्लू मिलते हैं, उसका कारण यही है कि वहां पर शेड बहुत होता है, दिन में उनको दिखता नहीं है, तो वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर उनको खोजा नहीं जा सके। तो कुएं में उनको बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो स्टूडेंट से मैं यही वो बात करूंगा उनसे कि शुरुआत अभी ऐसे करें कि पहले बर्ड वॉचिंग करें, अपने घर के आसपास जो भी पक्षियां हैं उनको नोट करें, उनकी जो हैबिट्स है, वो किस तरह से खाना खाते हैं, किस तरह का नेस्ट बनाते हैं। आप देखेंगे अभी जो रेड पेंटेड बुलबुल है, आपके घर में अगर बगीचा है या आपके घर में कुछ गमले हैं, आप देखेंगे अगर बुलबुल आसपास है तो आपके गमले में ही घोंसला बना देगी। उसका एक छोटा सा घोंसला रहता है जो कुछ पत्तियों के बीच में ही हो जाता है, बहुत छोटे छोटे से अंडे होते हैं। आप देखेंगे उसका ब्रीडिंग साइकिल आप देख सकते हैं। इवन मैना जो होती है वो आपके घर में घर के आसपास नेस्ट बनाते हैं। गुरैया तो अपने घर में ही नेस्ट बनाती है। उसके बाद बर्ड नेस्ट कई जगह अवेलेबल होता है, इवन बीएनएचएस हमको खरीदने का ऑप्शन देता है, हम बर्ड नेस्ट खरीद सकते हैं। उसके अलावा हम बर्ड नेस्ट बना भी सकते हैं। बर्ड नेस्ट एक घर नुमा शेप देके उसमें अलग अलग शेप के होल्स बना दीजिए। अलग अलग शेप के होल्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि बर्ड्स के साइज अलग होते हैं। बहुत छोटा होल बनाएंगे तो देखिएगा सनबर्ड का नेस्ट बन जाएगा, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो देखेंगे हम कि बुलबुल का नेस्ट बन जाएगा। तो इस तरह से हम अपने घर पे भी क्रिएशन कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज तो बाहर जाना मुश्किल है, कम से कम हर संडे में। ऐसा बॉम्बे में होता है, जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिक सोसाइटी हर संडे को संजय गांधी नेशनल पार्क में बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ बुलाते हैं, तो जिससे कि वो पेरेंट्स भी उस चीज को देख सकते हैं। वहां पर जो साइंटिफिक अवेयरनेस बताया जाता है वो पेरेंट्स को भी जानकारी में आती है
और स्टूडेंट्स के भी जानकारी में आए। ऐसा ही कुछ एक्टिविटी हम लोगों को भी करना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जिससे हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उसमें से कोई आगे आके कोई सलीम अली तो बने। जी जी नहीं हाँ सर, जी सर अभी चैट बॉक्स में हमारे बहुत सारे शिक्षक हाँ के साथियों के भी प्रश्न आ रहे हैं। सुधांशु वर्मा जी सीधी से लिख रहे हैं और मैं प्रश्नों का पढ़ूंगा। उसके पहले फूलचंद शिव सर बालाघाट से, शायद उनके प्रश्नों का जवाब मिल गया है। उन्होंने चील के संबंध में कोयल के संबंध में प्रश्न पूछा। सुधांशु सर पूछ रहे हैं कि चील इतनी ऊंचाई पर उड़ती है, वो अपने छोटे से शिकार को कैसे देख लेती है। इसके साथ एक दो प्रश्न सर बच्चों के भी है, जैसा आपने बता दिया कि बुलबुल और कोयल में क्या अंतर है। तो सर हम इसका जवाब चाहेंगे आपसे। जी सर। जी देखिए, चील जो ईगल फैमिली होती है, ईगल फैमिली काइट फैमिली है ना, ये तो इनके एक फूड चेन के समिट में होती है। इनकी आंखें जो है वो टेलीस्कोपिक होती है। हम एस्ट्रोनॉमी में देखते हैं कि टेलीस्कोप कितना दूर तक देख सकता है, इसी तरह से इनकी आंखें टेलीस्कोपिक होती है। ये बहुत ऊपर से अपने शिकार को ट्रेस कर लेते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आते हैं। वो गोल गोल ऐसे घूमते हैं, वो अपने शिकार को तलाशते हैं। तो इसीलिए क्योंकि उनकी आंख टेलीस्कोपिक होती है, उसमें बहुत ज्यादा पावर विजन रहता है, इसलिए वो बहुत ऊंचाई से अपने शिकार को देख लेते हैं। इसी मतलब पक्षियों की, हर पक्षी की आंखें जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। आप अब जैसे हम लोग तो हमारे आंखों को स्ट्रांग करने के लिए चश्मा लगा सकते हैं, पर पक्षी नहीं लगाते क्योंकि उनका विजन पावर बहुत स्ट्रांग होता है सभी पक्षियों का। पर जब रैप्टर फैमिली आती है जिसमें चील होता है, बाज होता है, ये सारे पक्षियां रैप्टर फैमिली में आती है जो कि मांसाहारी होती है। इवन आप गिद्ध को भी देखेंगे, कहाँ पे मरा हुआ पक्षी मिलता है वो इतनी हाइट पे हजारों किलोमीटर ऊपर से उसको देख लेता है और तुरंत नीचे आ जाते हैं। क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी आंखों की, टेलीस्कोपिक आईज होती है उनकी। जी जी। और भी सर बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं और रूपाली पटले एक बच्चे ने पूछा है, वो आपका उसको शायद जवाब मिल चुका है। साथ ही निधि मैडम, मैं बीच में अब थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा कि बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि हमारी ये एक्टिविटी मेरा परिवेश मेरे पंछी, इसका क्या उद्देश्य और इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा मैडम जब तक प्रकाश डालेंगे, हम चैट बॉक्स से और भी अच्छे प्रश्न सर्च कर रहे हैं जिनका हम एक्सपर्ट से जवाब ले लेंगे। निधि मैडम। जरूर सर। आज की जो हमारी गतिविधि आज स्टार्ट होने वाली है, मेरा परिवेश मेरे परिंदे, माय सराउंडिंग माय बर्ड्स, ये बहुत ही रोचक और बहुत ही मजेदार होने वाली है बच्चों। इसके लिए आपको जो हमारी प्रकृति के सुंदर जीव है ना, इसे प्रकृति को ही सुंदर नहीं बनाते बल्कि हमारी और हमारे जीवन की भी सुरक्षा करते हैं। तो अब हमारा समय आ गया है कि हम भी इनकी सुरक्षा करें। बस छोटी सी मुहिम में आप हमारा साथ दीजिए। करना ये है कि इस गतिविधि में आपको अपने आसपास उड़ रहे पक्षियों की फोटो लेना है। अगर आप अच्छी सी फोटो लेते हैं तो गूगल फॉर्म में कुछ सामान्य सी जानकारियां भर के इस फोटो को उसमें अपलोड कर दीजिए। अरे बच्चों, आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप किसी कारण से फोटो नहीं भी ले पाते हैं ना, तो अच्छी सी ड्राइंग बना लीजिए किसी भी बर्ड की जो भी आपको अच्छी लगती है, और गूगल फॉर्म में जो भी आपको सामान्य सी जानकारियां पूछी गई हैं उसे भर के उसे फाइल में अपलोड कर दीजिए। बस, और हो जाइए तैयार इस गतिविधि के लिए और इसे संरक्षित करने के लिए। और हाँ, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हमारी एक चीज और नोटिस करिएगा कि ये प्रतियोगिता आज से स्टार्ट हो रही है, आज शाम से स्टार्ट हो रही है और 8 नवंबर तक ही चलेगी, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखिएगा। कुछ प्रश्न और आए हैं। राम गोपाल जी शहडोल से पूछ रहे हैं कि हम जब चिड़िया के बच्चों को छू लेते हैं तो वो अपने अंडे और घोंसले को छोड़ जाती है लावारिस, तो हम अब क्या करें। मान लो बच्चा नीचे गिर गया है चिड़िया का, तो उसको हम छुएं या उसको नहीं छुएं। तो एक असमंजस की स्थिति उनके सामने है। जी जी, यहाँ चैट बॉक्स में मतलब आपके शेड्यूल से ही प्रश्न है। जी 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 देखिए, घोंसले में जाके हमको पक्षी को नहीं छूना है, पक्षी के बच्चे को नहीं छूना है ना। अगर कोई पक्षी का बच्चा नीचे गिर जाता है, क्योंकि बर्ड्स बहुत डेलिकेट बर्ड होते, ये क्रिएचर होते हैं,
तो क्या होता है कि जब उसके जो ऑफस्प्रिंग्स जो छोटी छोटी रहती हैं, तब उसके ये तो नेचुरल है, उसके जो मेल और फीमेल है वो बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं बर्ड्स के लिए। देखिएगा कि जब मेल रहता है तो फीमेल खाना लेने जाती है, और जब फीमेल रहता है तो मेल खाना लेने जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब कभी हम अननोइंगली उसके घोंसले में जाके अगर बर्ड के ऑफस्प्रिंग को हाथ लगाएंगे तो वो उसको छोड़ के चले जाएंगे। पर बाय चांस अगर कोई बच्चा गिर जाता है और हम उसको उठा के घोंसले के अंदर रखेंगे तो वो छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है। और हम अगर उसके घोंसले में डायरेक्ट अटैक करते हैं, अटैक करना इन द सेंस कि हम अगर वहां से किसी छोटे बर्ड को निकालते हैं तो वो अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील करता है, और इनसिक्योरिटी के कारण वो अपने बच्चों को वहां छोड़ के चला जाता है, उसको अपने लाइफ का डर लगता है। पर अगर नीचे गिरे हुए किसी पक्षी के बच्चे को उठा के उसके घोंसले में रखेंगे तो द बर्ड विल नेवर फील इनसिक्योर। बट स्ट्रेट अवे अगर हम उसके घोंसले में जाके किसी उसको निकालेंगे तो वो अपने आप को इनसिक्योर फील करेगा, और इसलिए वो अपने बच्चे को छोड़ के अपनी जान बचाते हुए मेल और फीमेल चले जाते हैं। मतलब बर्ड्स भी समझती हैं कि दोस्ती कहाँ पर है। बहुत ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल ही बहुत ज्यादा। जी। और देखिए, हमें एक चीज और जानना है कि बर्ड्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स मतलब ये बहुत एक्सटेंड तक ये ठंड को सह सकते हैं, इनका खून गर्म होता है ना। तो इसलिए जो है जब हम अपने ये विंटर माइग्रेटरी को देखने जाएंगे, आप अगर आपके आसपास कहीं पे भी तालाब होगा, आजकल हर तालाब में आपको माइग्रेटरी बर्ड्स मिल जाएंगे। उसका कारण ये है कि धीरे धीरे जो तालाब है वो खत्म होते जा रहे हैं, और कई जो फॉरेस्ट लैंड है वो इरिगेशन लैंड में कन्वर्ट हो रहे हैं, और इरिगेशन लैंड जो है वो कॉलोनीज में कन्वर्ट हो रही है, ह्यूमन कॉलोनीज में, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट। इसलिए अगर आपके आसपास में कहीं पे भी छोटे पॉकेट्स हैं पानी के, आप वहां पर बिल्कुल नजर रखिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलेंगे। जैसे आपके उज्जैन में उंडासा तालाब है, सिलारखेड़ी तालाब है, यहाँ पे तो हर साल अब फ्लेमिंगो भी आते हैं, और उसके बाद कॉमन क्रेन्स आते हैं। मतलब जो इतने एंडेंजर्ड स्पीशीज है फिर भी इतने छोटी सी जगह पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत आसानी से उनको फूड मिलता है। तो ये बच्चों को विजिट करना चाहिए ऐसी जगह। एक फील्ड गाइड होना चाहिए बच्चों के पास में, और सबसे जरूरी जो है एक छोटा बाइनोकुलर, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं, हम जो नॉर्मल बाइनोकुलर वो अगर बच्चों के पास हो तो अपने आप बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। आप अगर उनको एक्सपोजर देंगे, जैसे आप अभी एक्सपोजर दे रहे, ऐसा ही एक्सपोजर उनको साल भर मिलता रहे, तो देखिए आज हमारे बीच में से ही ग्रिमिक भी निकलेंगे, कॉलिंस भी निकलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे ऑर्निथोलॉजिस्ट निकल के आएंगे। तो सुना बच्चों आपने, सर ने कितनी सारी रोचक जानकारियां दी और आपको बताया कि कितनी आसानी से आप बर्ड्स को संरक्षित कर सकते हैं और हमारी प्रकृति को बचा सकते हैं। सर, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि बच्चों को ही कुछ ऐसे ही रोचक संसार से थोड़ी सी कुछ और रोचक जानकारियां दे दीजिए, जिससे वो इस गतिविधि से उत्साहपूर्वक जुड़ सके। ये कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स पे ना? जी सर। देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमको बर्ड वॉचिंग एक एक्टिविटी ऐसी है जो हमको करना चाहिए। हम बाहर घूमने जाते हैं, हम सिनेमा घरों में जाते हैं जहाँ पर हमको कुछ मिलता नहीं है ना, हम ये बाजार में जाते हैं, कुछ खाने पीने जाते हैं, वही समय, वही 1 घंटा अगर हम नेचर के लिए दें, अगर हम कहीं पर बर्ड वॉचिंग करने जाए, है ना, तो वहां पर हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिक सोसाइटी से ऑनलाइन ऐड हो सकते हैं। वहां पर जूनियर्स का अलग वो होता है, उसके बाद सीनियर्स का अलग होता है। जूनियर ग्रुप में अगर वो ऐड होंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो डाटा है उनके पास जाएगा। उसके बाद वो उसको स्क्रूटनाइज करेंगे कि उसकी सत्यता कितनी है, उसके बाद उस बच्चे को रिकॉग्निशन मिलेगा। पर जहां तक बच्चों की एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में हमारे साथ, उन बच्चों के साथ कोई ऐसा होना चाहिए जिसको पक्षी की थोड़ी बहुत जानकारी हो, या उस बच्चे को हम एक फील्ड गाइड प्रोवाइड कर सकते हैं। फील्ड गाइड मतलब जैसे कि बर्ड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक बुक है,
डॉक्टर सलीम अली साहब ने लिखी थी, जो सबसे पहले लिखा गया, वो एक बहुत सरल तरीके से उसमें पक्षियों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो दिया गया है फोटोग्राफ सहित। वो ये जो उसका जो वर्जन है आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। उसके साथ में जैसे जैसे बच्चा डेवलप करता है अपना इंटरेस्ट, तो पेरेंट्स उसको एक छोटा सा कैमरा खरीद के दें, जिससे कि वो एक नॉर्मल पक्षियों के फोटो खींच ले। वो जब रिजल्ट उसके सामने आएंगे, आप देखेंगे कि बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और उसके बाद एक ऐसे फील्ड से जुड़ जाएंगे जहां पर कि अभी बहुत ज्यादा लोग उसमें जाते नहीं है। जनरली हम देखते हैं कि लोग या तो इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं या फिर डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, पर आपको ऐसे अछूते जो फील्ड्स हैं, जैसे ऑर्निथोलॉजी है, उसके बाद आपका बीएनएचएस से जेएसआर बनना है, ये लोग बहुत कम जानते हैं। तो बच्चों से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि वो बर्ड्स को देखें, डाटा कलेक्शन करें, पर एक जब बर्ड्स वो देखने जाए उनके साथ में एक छोटा बाइनोकुलर हो, और कपड़े ऐसे पहन के जाए कि जो आपके जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ज्यादा तड़क भड़क के कपड़े ना हो, एटमॉस्फेयर से मिलते जुलते कलर के कपड़े हो, जैसे कि डल कलर्स के कपड़े हो। उसके बाद कभी भी परफ्यूम या कोई ऐसे फाउल स्मेल वाली चीजों का इस्तेमाल ना करें जब भी आप पक्षियों को देखने जाते हैं, क्योंकि उससे वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। उनके सेंसिंग स्मेल बहुत अच्छी होती है पक्षियों की। वो अगर उस समय वहां पर उनकी नेस्टिंग साइट हो सकता है उस एक्सटेंट तक भी जा सकते हैं कि वो अपना नेस्टिंग साइट छोड़ के चले जाए। इसलिए फाउल स्मेल की चीजें कभी भी हमको यूज नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा ब्राइट कलर के कपड़े हमको नहीं पहनना चाहिए जब भी हम बर्ड्स को देखने जाते हैं। भले ही माइग्रेटरी बर्ड्स देखने जाए हम किसी तालाब में, तब भी हमें कभी भी इस तरह की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर समय डल कलर के क्लोथ्स पहनना चाहिए, और कोशिश हम ये करें कि बहुत ज्यादा बर्ड्स के पास में नहीं जाए, क्योंकि जब नेस्टिंग साइट होती है, नेस्टिंग टाइम होता है, तब मेल फीमेल और उनके ऑफस्प्रिंग्स नेस्ट में ही रहते हैं। हम अगर उस समय बहुत ज्यादा बर्ड्स के पास में जाने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी अ हार्मफुल थिंग फॉर बर्ड, और वो वाला प्लेस बर्ड और अगली बार रिपीट नहीं करेगा अपना घोंसला बनाने के लिए। तो ये कुछ सारे प्रिकॉशंस हैं, और जो काम आप लोग कर रहे हैं मैडम, उसके बाद पाटीदार सर, आप लोग जो काम कर रहे हैं, ये इसको बच्चों तक इस लेवल तक ले जाना, मैं नहीं समझता हूँ कि आज तक कभी मैंने बच्चों के लिए किसी को देखा है कि इस तरह का कार्यक्रम करने, और वो भी कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स को लेके। ये दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव डन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स। बीइंग एन एस्ट्रोनॉमर आई हैव ट्रैवल्ड द होल कंट्री, है ना। As a photographer, I have traveled the whole country, but never ever I have seen any individual involved in the among the students for conservation of birds. मैं आपको मतलब my heartfelt request कि इस चीज को आप और बढ़ाइए, and you will find that the students will find some other way, और उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे। सर कमेंट बॉक्स पे एक प्रश्न और आ रहा है रूपाली पटेल का, कि सर कहा जाता है कि पक्षियों को करंट नहीं लगता, क्या ये सही बात है? वो जानना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। पक्षियों को करंट लगता है। आप देखेंगे जब वो एक वायर पे ही बैठते हैं, और जिस वायर पे बैठते हैं उनके पंख जो नीचे वाला वायर है उस पे टच नहीं होता है। दैट इज द सेफ्टी प्रिकॉशंस दैट इज टेकन बाय द बर्ड्स। कभी भी, और जैसे ही टच होता है, आप कई बार देखेंगे कि चमगादड़, जो कि वो तो मैमल फैमिली में आता है, पर चमगादड़ मरे हुए पाए जाते हैं। कौवे कई बार हमको तारों से वो लटके हुए मिलते हैं। उसका कारण यही होता है कि उनके पंख जब नीचे वाले वायर में टच हो जाते हैं तो वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। पर क्योंकि वो इस ढंग से बैठते हैं, 99% ऑफ द टाइम्स वो इस ढंग से बैठते हैं कि वो ऊपर वाले वायर पे बैठते हैं, और इतना प्रिकॉशन वो लेते हैं कि अपना कोई भी पार्ट नीचे वाले वायर से टच नहीं। हमें कमेंट बॉक्स में बच्चों के आदेश मिल रहे हैं कि हमारे प्रश्न के जवाब दिए बिना प्रोग्राम खत्म नहीं करना है। तो निधि मैडम, आप और सलेम सर बीच में इनमें से प्रश्न हम लेंगे, चाहे थोड़ा प्रोग्राम लंबा हो जाए। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि रोचक प्रश्न आ रहे हैं, तो एक दो सलेम सर मुस्कुरा रहे, शायद एक दो प्रश्न लेना चाहेंगे वो। जी सर। जी।
सर एक प्रश्न है राजस्थान सीकर से, चैट बॉक्स पे। हाँ सर, प्रश्न ये है कि राजस्थान सीकर से एक प्रश्न आया है कि सर जो मकर संक्रांति का पर्व होता है उसमें कई बार मांझे का प्रयोग किया जाता है जिससे पक्षी कई बार घायल हो जाते हैं। अब मान लेते हैं कि बच्चों को इससे अगर पक्षी मिल जाते हैं तो किस तरह से उन पक्षियों की मदद कर सकते हैं? या जैसे मान लेते हैं कि उनपे वो जो दवाई जो मनुष्य के लिए काम आती है, क्या वो दवाई उनके लिए भी प्रयोग की जा सकती है? जैसे जो हल्दी होती है, हल्दी जो एंटीसेप्टिक होती है, तो क्या पक्षियों के लिए भी वो एंटीसेप्टिक होगी? बिल्कुल, हम प्राइमरी उनको ट्रीटमेंट इसी से दे सकते हैं। जो ह्यूमन बींग्स को ब्लड के लिए देते हैं, ब्लड रुकने के लिए, वो हम प्राइमरी ट्रीटमेंट बर्ड्स को दे सकते हैं। बट अल्टीमेटली हमको एक वेटरनरी से कंसल्ट करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ये मकर संक्रांति आने से पहले जितने भी वेटरनरी डॉक्टर्स हैं उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। कारण यही होता है कि जब भी किसी भी बर्ड लवर्स को या कोई भी ऑर्निथोलॉजिस्ट को जैसे ही कोई बर्ड मिलता है ऐसी घायल अवस्था में, वो तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी उसी समय उसको वेटरनरी डॉक्टर को ही रेफर करते हैं। जब हमको वो बर्ड मिलता है तब हम प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए हल्दी या कुछ भी दूसरी मेडिसिन ऑइंटमेंट लगा सकते हैं जिससे कि तुरंत ब्लड उनका शरीर से रुकना फ्लो होना बंद हो जाए। पर हमें तुरंत वेटरनरी डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए क्योंकि एंटीबायोटिक्स और वो कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो उन्हीं वेटरनरी डॉक्टर के पास ही मिलती है, वो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। हम प्राइमरी स्टेज में ब्लीडिंग रोक सकते हैं। सर आज आपसे बहुत सारी रोचक जानकारियां मिल रही हैं। जी बहुत जी जी। एक भोपाल से डॉक्टर यूएस शर्मा, जिनका कार्तिकेय शर्मा नाम से प्रश्न यहाँ पर आया है कि डॉग घर में बने घोंसले में कई बार अंडे दे चुके हैं इनके, परंतु हर बार वह गिर गए हैं या कोई खा गया है, परंतु डव अभी भी लगातार अंडे देने उसी स्थान पे आते हैं, तो बड़ा दुख होता है। अब वो क्या करे, क्योंकि डव भी आता है और अंडे हर बार उसके इनसिक्योर वहां डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ऐसा क्या वो करना चाहिए? जी यूएस शर्मा जी भी एक बहुत बड़े वो साइंटिस्ट हैं शायद आपके, है ना, एनपीवीएस से। तो जैसे पहले साल में जिस कारण से वो लॉस ऑफ एग्स हुआ था, उस रीजन को ट्रेस आउट करके हम उसको मिटिगेट करें, मतलब उस जो जिस कारण से वो अंडा खत्म हुआ था उस कारण को हमको मिटिगेट करना है। जैसे वहां पर हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें या कुछ जैसे बिल्ली या कोई भी मैमल आता हो और उसको उस घोंसले को डिस्टर्ब करता है जिसके कारण अंडे गिर जाते हैं। वैसे जनरली ये जो डो फाक्ता होता है, फाक्ता का जो आपका इंक्यूबेशन है साल में 2 बार होता है, इनका ब्रीडिंग साल में 2 बार होता है और इनके अंडे बहुत जल्दी वो लूज नहीं होते हैं। मतलब ये इनका नेस्ट बहुत स्ट्रांग होता है डोव का या फाक्ता का जो कॉमन डोव होते हैं, इनके नेस्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत इजीली इनके अंडे गिरेंगे नहीं या इनके अंडे बहुत इजीली खत्म नहीं होते। इसलिए आप देखिए नंबर ऑफ फाक्ता जो है वो बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू अदर बर्ड। आप देखेंगे आपको मतलब कुछ सालों बाद फाक्ता भी मैना जैसा एक कॉमन बर्ड आपको मिलेगा। पर हमको सबसे पहले ये चीज देखना है कि क्या कारण है कि इनके अंडे जो है वो वी आर लूजिंग दोज एग्स, यू नो व्हाट इज द रीजन कि इनके अंडे गिर रहे हैं, या उसको वो रीजन निकाल के हमको उसको मिटिगेट करना पड़ेगा, हमको नेचर से थोड़ा सा जुड़ना पड़ेगा। सर एक छोटा सा प्रश्न और है जो मेरे बच्चे का है। मेरा बच्चा 5th क्लास में है और वो हमेशा क्या करता है, उसको बर्ड से बहुत लगाव है, तो जब मैं खाना बनाती हूँ तो वो थोड़े से चावल लेता है और आंगन में डाल देता है, वो आती है और चुन के चली जाती है, वो बहुत खुश होता है। पर कई बार ऐसा हुआ कि हमें खाना खाने में या खाना देने में उनको लेट हो गया, तो उनका आना जो लगातार जारी था वो बंद हो गया, तो उसका क्या कारण है? क्या मतलब ऐसा कुछ हुआ कि वो उन्होंने आना क्यों बंद कर दिया? बाकी उसके बाद भी वो खाना डालता रहा। नहीं, बर्ड से बहुत जल्दी फैमिलियर हो जाते हैं ह्यूमन बींग्स से। आप देखेंगे कि मतलब जब आपने एक दिन खाना दिया, पहला दिन आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, नेक्स्ट डे से आपके वहां जहां पर आपने खाना दिया उसके ऊपर आपके बर्ड्स छोटे छोटे जो गोरैया है, मैना है, बुलबुल है, ये मंडराने लगेंगे। इवन टेलर बर्ड्स भी आ जाते हैं।
उसके 1-2 दिन के अंदर आपके आंगन में एकदम भर जाएंगे बर्ड्स। और ये आपकी जो प्रोसेस, आप जैसे जैसे आप उनको उसी समय पर फूड देंगे, उसी समय पे आपके बर्ड्स एकदम हैबिचुअल हो जाएंगे। किसी कारणवश आपने वो जगह, मतलब किसी भी हमारे कोई भी कारण होता है, हम बाहर चले जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, 1-2 दिन का हमको गैप हो जाता है। वो जो गैप है वो बहुत ही मतलब खराब एक्टिविटी होता है, क्योंकि बर्ड्स इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि वो और कहीं फूड नहीं लेते हैं, वो फूड हमारे यहीं से लेते हैं। जी। और जब वो डिस्कनेक्टिविटी हो जाती है एक दिन, तो उसके बाद उनको ये लगता है कि अब हमको यहाँ से अवेलेबिलिटी ऑफ फूड नहीं होगा। फूड अवेलेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द बर्ड्स। ये जो गिद्ध खत्म हुए, ठीक है, हम साइंटिफिकली कहते हैं सोडियम डाइक्लोफेनेक के कारण जो हमने दिए हैं, पर उसका एक और कारण है, दैट इज इन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। आजकल हम सड़क से निकलते हैं, एक टाइम ऐसा था कि हम सड़क से जाते थे, हाईवे से जाते थे, हमें नाक में कपड़ा रखना पड़ता था कि कहीं पे भी मरे हुए जानवर मिल जाते थे, तो वो गिद्ध के लिए बहुत मतलब गिद्ध का भोजन हुआ करता है। आज आप हाईवे में कार से निकलेंगे, इंदौर से उज्जैन चले जाएंगे, इंदौर से भोपाल चले जाएंगे, कहीं पर भी आपको नाक में कपड़ा रखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कैटल्स आपको कहीं पर भी मरे हुए नहीं मिलेंगे। तो जो वल्चर्स का फूड था वो खत्म हो गया। इसी तरह से जब हम घर में दाने डालते हैं और कहीं पर भी ब्रेक कर देते हैं, तो वो बर्ड्स के लिए एक रॉन्ग मैसेज जाता है उनके पास, और वो ये सोचते हैं कि अब हमारा जो फूड अवेलेबिलिटी था वो ब्रेक हो गया है, और वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। तो इसलिए कभी भी हम फीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं बर्ड्स के लिए, वो कंटिन्यू रखें, दैट इज अ रिक्वेस्ट। जी जी। समय का अभाव है, कार्यक्रम को भी समाप्त करना होगा और हम बंदिशों में बंधे हैं, लेकिन आज आपसे जानकारी लेकर बहुत अच्छा लगा। मुझे आशा है कि हमारे जो दर्शक साथी, जो बच्चे और जो बड़े इस कार्यक्रम से लाइव जुड़े हुए हैं, वो भी इस कार्यक्रम में उनको बहुत उत्साह आया होगा, बहुत सारी रोचक जानकारियां मिली होंगी, बहुत सारे भ्रम दूर हुए होंगे और उनको पता चला होगा कि बर्ड से दोस्ती करना बहुत आसान है, लेकिन हाँ, उनकी केयर, उनकी सुरक्षा भी हमारा ही जिम्मा है। इसलिए यदि आप उन्हें खाना देते हैं तो नियमित दीजिए, बीच में रोकिए नहीं, क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। जिस प्रकार प्रकृति में ये छोटे-छोटे से जीव हमारे जीवन की सुरक्षा करते हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम भी इनकी सुरक्षा करें। तो इस मुहिम में, इस गतिविधि में मुझे आशा है कि आप सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सर, आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतनी रोचक जानकारियां प्रदान करी और अपना कीमती समय हमें दिया। तो बच्चों, एक बार फिर मैं याद दिलाना चाहूंगी कि ये जो गतिविधि है, मेरा परिवेश मेरे परिंदे, आज से स्टार्ट हो रही है और 8 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। तो इसके लिए आप सब तैयार हो जाइए और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है।